हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडु सर्च अगेन। हमारा टॉपिक आज का है स्पोर्ट्स गवर्नेंस। क्वेश्चन ये है, चर्चा में क्यों है। चर्चा में रहने का कारण है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है हमारा, उसकी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाप्त कर दिया है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि समाप्त क्यों किया गया है। तो समाप्त किए जाने का कारण है कि जो फीफा काउंसिल है उसने इसको सही नहीं माना था, क्योंकि ये क्या है, एक थर्ड पार्टी के रूप में है। फुटबॉल से इसका कोई संबंध नहीं है, प्रशासन के मामले ये देखता है, तो जिससे कि यहाँ पर करप्शन बढ़ने के चांसेस हैं। और इसी को लेकर फीफा काउंसिल ने इसको सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। लेकिन जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को खत्म किया, तुरंत ही सस्पेंशन को वापस ले लिया गया और अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो फीफा काउंसिल के अंतर्गत फिर से आ गया है और ये सस्पेंशन खत्म हो गया है। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है। अब आगे इन्फॉर्मेशन और आपको दे रखी है, बता रखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको अपॉइंट किया था। उसके बाद आपको आगे बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जो आपका COA है, यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इसको इस्टेब्लिश किया था। किस लिए? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करना है, इसके जो भी मामले होते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, उनको देखना है, या नेशनल स्पोर्ट्स कोड या मॉडल गाइडलाइंस है उनको अडॉप्ट करना है, उनको लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए इसको लाना जरूरी समझा गया था। बट फिर ऑब्जेक्शन लिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सस्पेंशन कर दिया गया फीफा के द्वारा। तो जब ये मामले आए तो फिर देखा गया कि अब इसको हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक फीफा में हमारा हिस्सेदारी नहीं होगी, जब हम उसमें नहीं होंगे, तो फिर हम कहाँ से अपने अंतर्राष्ट्रीय जो भी फुटबॉल मैचेस होते हैं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और होगा इसमें कि जो हमारी अभी हाल ही में 2022 में अंडर 17 का जो वीमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा वाला, तो वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो अक्टूबर में 2022 में शेड्यूल किया गया है, अभी होने वाला है। सो स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस इंडिया में कैसा है और प्रशासन कैसा है भारत में, तो उसके बारे में बताया हुआ है। सो द सिस्टम बाय विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नड। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा क्रिकेट है, BCCI उसका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा कुछ देखता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसका गवर्नेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका पर्टिकुलर फ्रेमवर्क क्या है, ये सब चीज़ें। तो पहला बता रखा है द प्रोसेस ऑफ ओवरसाइट। द प्रोसेस ऑफ ओवरसाइट, रूल्स एंड पॉलिसीज, ये सब होते हैं कि मतलब उसमें क्या रूल्स बनाए जाएँ, क्या पॉलिसीज बनाई जाएँ, जिससे हमारे यहाँ का जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है वो प्रॉपर्ली काम कर सके। और इसके अलावा क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, कि भाई फाइनल जो हमारे बाद में मैचेज होने वाले हैं या जो भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, किस तरीके से हमारी टीम बन के जाएगी और कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कैसा परफॉर्मेंस होगा, खिलाड़ियों के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें अच्छे से बताई जाएंगी। आगे देखते हैं क्या दे रखा है आपको। भारत में जो गवर्नेंस है उसको दो हिस्सों में यहाँ पर बांट के दिखाया गया है। पहला है कि ऑटोनॉमस बॉडीज रिकॉग्नाइज बाय ओलंपिक चार्टर, मतलब ऑटोनॉमस बॉडीज में गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती हैं, वो अपने स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हैं। तो वो आती हैं, जैसे कि इसमें इनके काम क्या है, इनके काम है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा कंडक्ट लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, तो अवेयरनेस वगैरह फैलाना, ये सब इनका काम होता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनका वही आपको पता है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसको वो प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। तो ये दो हिस्सों में बांट के इसको देखा जा सकता है। हालांकि इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स वगैरह से बहुत कम बनते हैं UPSC में, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आराम से लिख सकते हैं। बस एक बार स्ट्रक्चर देख लो इसका कि ऊपर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, किस तरीके से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स गवर्नेंस काम करता है, और आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चन इसका। आगे बता रखा है आपको कौन कौन इसमें इंक्लूड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो मेन है इसमें आपको पता होगा, है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओलंपिक चार्टर के अंतर्गत जो आते हैं, उनमें क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो ये सब इसमें आते हैं। जैसे कि BCCI हम देख चुके हैं कि क्रिकेट वाले हैं, जो क्रिकेट आता है वो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, तो उसके लिए BCCI है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें मुद्दे क्या दे रखे हैं इनके, और जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो इम्पैक्ट है, तो उससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं वो देख लेते हैं, इशूज़ हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, यानी कि प्रशासनिक मुद्दे क्या हैं। तो उनमें अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, तो उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये किसका काम है, ये किसका काम है। तो इनके बीच में जो इनका जो वर्किंग इकोसिस्टम है उसके बीच में गैप्स भी पाए जाते हैं। तो ओवरलैपिंग भी पाई जाती है कि जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वही नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वही स्टेट का काम है। तो वो ओवरलैपिंग जो है उससे क्या है, हमारी एफिशिएंसी भी कमजोर होती है और जो एनर्जी है वो बर्बाद जाती है। सो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हमारे यहाँ क्या है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा अधिकार है। इन्हीं में से चेयरमैन बन रहे हैं, इन्हीं में से सचिव बन रहे हैं। अब आप अमित शाह जी के जो सुपुत्र हैं उनके बारे में हर कोई जानता है। तो ऐसी कोई योग्यता नहीं रखते हैं कि वो इतने बड़े पद पर कहीं पर आसीन हो BCCI में, बट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग वहाँ पर जा रहे हैं जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो एक ये समस्या भी आती है। पुअर डिफरेंशिएशन इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट लीडिंग टू अनवांटेड कंप्रोमाइज ऑन वन एस्पेक्ट, है ना। तो ये भी देखने को मिलता है कि जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है, इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। गवर्नेंस को अलग तरीके से, मैनेजमेंट को अलग तरीके से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस और मैनेजमेंट को एक साथ में लेके और प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट्स इन इलेक्टोरल कॉलेजेस। तो होता क्या है कि जैसे मान लो इस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर उसके अध्यक्ष को या सचिव को या किसी मेंबर को नियुक्त किया जाना है या चुनाव होना है उनका, तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनकी एक कमेटी प्रॉपर होनी चाहिए। वो लोग वहाँ पर प्रॉपर वोटिंग करें और डेमोक्रेटिक तरीके से उनका इलेक्शन हो, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोग उसमें से देख लेते हैं कि भाई ये बनना चाहिए, तो उसको उठा के बस बना दिया, बट जो गलत है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पर दे रखे हैं। डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जेंडर बेस्ड होता है, रीजन बेस्ड होता है और रिलीजन बेस्ड भी होता है। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है, हालांकि रिलीजन बेस्ड तो बहुत कम होते हैं, बट रीजन और सेक्स बेस्ड तो होते ही हैं। एंड प्रिवेलेंस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस,
तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं, आपको पता होगा, जैसे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स का जो मैच था उसमें दोनों की टीमों के मालिक हैं, उन्होंने जो सट्टेबाजी है वो की थी खिलाड़ियों से मिलकर। तो इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं, तो जो कि गलत है। डोपिंग है ना, तो वेटिंग है, ये सब। आफ्टर दैट फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हमारे साथ में हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 20 का बता रखा है कि इसमें $95 बिलियन का टोटल बजट था हमारे पास, और उसमें से ज़्यादातर क्रिकेट का ही था, बाकी स्पोर्ट्स के पास ना के बराबर पैसा है। तो ये एक प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलती है। सो लिमिटेड यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग एज स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्पोर्ट्स क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स की जब बात आएगी तो नेशनल लेवल पर सोचेंगे और हम लगा के आएंगे 100%। अगर हमें पता नहीं है तो हम सेंट्रल लिस्ट में ही लगा के आएंगे इसको। बट आपको याद रखना है, दिस कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट। एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज फर्दर मल्टीप्लाइज फाइनेंशियल इश्यूज, और इस तरीके से जब फाइनेंशियल अनियमितताएं पाई जाती हैं, भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो और भी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट सम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, इनके अलावा ये क्या है, पॉपुलर गेम्स हैं, कहीं पर भी प्रॉपर जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, वो नहीं अवेलेबल है, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर भी किए जाने की जरूरत है। जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए बोला था कि टेनिस के लिए कोई कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटर्स होनी चाहिए, तो उसको किया था, तो ये अच्छी बात है। बट बाकी के लिए बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो हमारे पास अभी भी उनका प्रशासन कैसे चलेगा, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। एंड आफ्टर दैट मल्टीपल एक्टर्स, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, सीएसआर के थ्रू जो काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कि उनके बीच में जो स्ट्रीम लाइनिंग होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिल पाता है। अगर वो हो तो और भी बेहतर बात होगी। हालांकि ज़्यादा प्लेयर्स हैं तो ये बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं, बट अलग अलग ना खींच के एक साथ में आके काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ की बात आती है, तो ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता ही है, ओपेक डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा ओपेक होती है। किस तरीके से स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको चुना जाना है, उनके सिलेक्शन की बात होती है, या फिर अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके, तो यहाँ पर भी काफ़ी ओपेसिटी देखने को मिलती है। इसके बाद आपको बता रखा है इम्पैक्ट ऑफ पुअर स्पोर्ट्स गवर्नेंस। तो जो पुअर स्पोर्ट्स गवर्नेंस है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, कोचिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है उनका डेवलपमेंट है तो वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। यानी कि कोचिंग का मतलब है जो प्रॉपर जो कोचेज होने चाहिए अच्छे वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा टैलेंट को नहीं हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये टैलेंट है भाई, इसको हम आइडेंटिफाई कर लें, ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, तो ये भी कमी कहीं देखने को मिल रही है। जो पुराने लोग खेलते आ रहे हैं बस वही चले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंडिया परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रह रहा है। क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में अगर हम जाते हैं तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है जितना हमें उम्मीद होती है उससे। एंड सीरियस पार्टिसिपेशन इन ओनली सम स्पोर्ट्स, जैसे कि हॉकी है, आर्चरी है, रेसलिंग है और तुम्हारा क्रिकेट है, इनको अलावा मतलब और तो हम चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं ना। कि और भी जैसे टेबल टेनिस है, तुमने सुना है कभी टेबल टेनिस पर? हमारे यहाँ मनिका बत्रा का नाम आपने सुना होगा, हमारे यहाँ वो टेबल टेनिस खेलती हैं। इसके अलावा किसी का नाम सुना है? बहुत कम लोग होंगे। तो नेशनल प्राइड की अगर बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि परफॉर्म, जैसे ओलंपिक्स में अगर है क्रिकेट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं नेशनल प्राइड के रूप में इसको देखते हैं। बट अदर जो गेम्स है वहाँ पर तो हम ऐसा नहीं करते हैं ना। तो ये पुअर इम्पैक्ट ऑफ पुअर स्पोर्ट्स गवर्नेंस यहाँ पर भी आता है। तो अगर गवर्नेंस अच्छी तरीके से नहीं होगा तो जो नेशनल प्राइड है हमारा, तो वो कहीं ना कहीं वो भी कंप्रोमाइज़ होता है। अब इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस इश्यूज स्पोर्ट्स गवर्नेंस। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं? पहला है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, टैक्स में छूट दी जाती है। एंड आफ्टर दैट की बात है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर होस्टिंग इवेंट्स। तो जो भी हमारे यहाँ इवेंट्स होस्ट की जाती हैं, जैसे 2010 में दिल्ली में हुए थे, और जितने भी स्पोर्ट्स की इवेंट होती है नोएडा में होती रहती है, तो गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है। इसके बाद है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011। तो ये क्या है कि 1975 में उसके बाद भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते थे इससे स्पोर्ट्स से संबंधित, या जो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होते थे, उनका एक कंपाइलेशन है ये। और ये पूरा स्पोर्ट्स कोड भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है कि भाई स्पोर्ट्स की जो बॉडीज हैं उनको कम से कम इतने स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके बाद इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एज बाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, यानी कि जो भी ये डायरेक्शंस हैं इस पर्टिकुलर कोड के द्वारा दी जा रही हैं वो बाइंडिंग है। यानी कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फेडरेशन इसको नहीं मानता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स कोड की रिक्वायरमेंट्स फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो पहला क्या है लीगल स्टेटस। इसको लीगल जितने भी हैं इनको सबको लीगल स्टेटस देने की जरूरत है, यानी कि कानून के तहत इनको लाने की जरूरत है। जैसे मान लो टेनिस है तो टेनिस वाला ये कानून हमारी सरकार बनाए और उनको लीगल स्टेटस मिले। सेकंड है स्टेटस एंड रिकॉग्निशन मस्ट बी द अपेक्स बॉडी फॉर रिलीवेंट स्पोर्ट्स, यानी कि जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, बीसीसीआई है, तो इस तरीके से इंडिया में सभी स्पोर्ट्स के लिए जो अपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, शीर्ष संस्था है, वो होनी चाहिए। थर्ड है इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, कम से कम एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास कि भाई इसके हिसाब से काम करेंगे, और इसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेने की जरूरत है। अब उसके बाद इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से होने चाहिए। एज एंड टेन्योर की बात तो वो फिक्स होनी चाहिए 70, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है 70 ईयर्स है, तो और एक टेन्योर भी फिक्स होना चाहिए। एज तो ठीक है बट कोई मतलब जल्दी बन गया तो कितने पर्टिकुलर टाइम तक रह सकता है, ऐसा नहीं कि वही बना रहे हमेशा। तो वो 12 साल है तो मतलब 12 साल ही होना चाहिए, 2 दिन ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी 1 दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एंड स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन एज मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसमें स्पोर्ट्स पर्सन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन और जो नेता लोग हैं वही आए, और ऑफिस एंड अकाउंट्स को अच्छे से प्रॉपर्ली संभालने की जरूरत है और अदर्स दे रखे हैं। तो ये सब हमने पूरा इसके बारे में देखा। अब आगे हम वे फॉरवर्ड देखते हैं।
पे फॉरवर्ड में पहला है फ्रेमिंग वेल डिफाइंड स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाए जाने की जरूरत है, जो हमने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कर्ब द एब्यूज ऑफ पावर, यानी कि जो भी सिलेक्शन होता है और जो भी सिलेक्शन किसका, खिलाड़ियों का, या जो भी अपॉइंटमेंट होता है, तो उनसे संबंधित जो भी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट डेवलप एंड आफ्टर दैट थर्ड है, इसमें बता रखा है कि भाई जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो जो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और जो भी गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। एंड आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस एंड एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स सच एज मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, मतलब पब्लिक डिस्क्लोजर भी होना चाहिए कि भाई आपने ये डिसीजन लिया है कि स्पोर्ट्स हमारा इस तरीके से काम करेगा, ये पर्सन है, इसको सेलेक्ट किया गया है, इसको रिजेक्ट किया गया है, तो सारा कुछ क्या है कि पब्लिक को पता होना चाहिए, तो उसका जो डिस्क्लोजर किया जाना बहुत जरूरी है। और लास्ट है इसमें कि अडॉप्ट बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच अपनाने की जरूरत है, यानी कि जो लोकल लेवल से लेकर आपके नेशनल लेवल तक ऊपर जाने की जरूरत है। और लोकल लेवल पर मान लो कि आपने स्पोर्ट्स चल रहे हैं और वहाँ पर कोई खिलाड़ी अच्छा निकल के आ रहा है तो वो स्टेट लेवल पर जाए, स्टेट पर अच्छा कर रहा है तब वो नेशनल लेवल पर जाए, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाए, तो इस तरीके से बॉटम टू अप अप्रोच अपनाने की जरूरत है। सो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया, आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।